नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एग्जाम ढाबा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एमपी पुलिस 2023 की मैथ्स प्लस रीजनिंग की क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, तो आप वो क्लास जरूर देखिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे एग्जाम ढाबा ऐप डाउनलोड कर एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जिसमें आपको कुछ टेस्ट बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात 1:5 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। चलिए, तो ये जो प्रश्न हम करेंगे, आप एक बार उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको कुछ जो है सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 15 सेकंड का हम जनरली टाइम देते हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए पहले, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, हाँ जी, टाइम हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दो संख्याओं, देखो दोस्तों, आपको अगर और ज्यादा टाइम चाहिए हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए उसको पेन और पेपर लेके, फिर आप आगे वीडियो प्ले कीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल 320 है। अब देखो, वहां आप संख्या मान सकते हैं, लेकिन मानने के लिए आपको यहां मदद की है कि उनका अनुपात 1:5 है। तो आप अनुपात से मानेंगे, 1:5 है तो x और 5x, अनुपात की मदद से हमने क्या मान लिया, संख्याओं को मान लिया। अब उनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो कितना दे रखा है आपको, 320 दे रखा है। तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी 5x² इक्वल टू 320। ठीक है ना, 5 का भाग देंगे इसमें 320 में, तो 5 छक 30, 2 20, 5 चौक 20, 64 आ गया। x² बराबर 64 हो गया। देन x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। आपने संख्या क्या मानी थी, x और 5x, तो 8 रख दीजिए x की जगह, तो संख्या हो गई 8 और 8 5 40। ठीक है ना, ये दो संख्याएं होगी यहां पर आपके पास। उसने पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब अगर आप इनके वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, 8 का वर्ग 64 मिलेगा। ठीक है ना, और 40 का वर्ग जो है वो 4 चौक 16, 1600 मिलेगा। अब 1600 में से 64 आप जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1536। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है मैं कहीं अन्य से क्वेश्चन ले रहा हूं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस एग्जाम से आए हुए हैं और कुछ हम मॉडल पेपर से क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि उस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए तो आप नए क्वेश्चन जब आए तो आप उनको बना पाओ। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई दी है, लंबाई और चौड़ाई में 20% और -10% का परिवर्तन होता है, -10% का उसमें चेंजेस हो रहा है। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। आपको लंबाई और चौड़ाई में चेंजेस दिया है, आपको क्षेत्रफल में चेंजेस निकालना है परसेंट में ही। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, बहुत शानदार इसकी ट्रिक हम बताएंगे। पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए कैसे करते हैं, देखिए। 15 सेकंड का टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए दोस्तों बहुत ही काफी है ना, बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है 5 सेकंड का ये सॉल्यूशन इसका होता है। चलिए, टाइम हो गया है। तो देखें, इसके लिए आपको एक जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए आपको बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, और वो रहेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसको आप रट लीजिए। ये ना केवल क्षेत्रफल में जबकि लाभ हानि का भी आपको दिया जाता है, तो उसमें कुल लाभ या हानि प्रतिशत जब निकाला जाए तो वहां भी ये फॉर्मूला काम आता है, सेम टू सेम। यहां पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चिन्ह के साथ रखना है। तो 20, x की वैल्यू, यहां x मान लीजिए लंबाई है, y मान लीजिए चौड़ाई है, तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी, y की वैल्यू -10 हो जाएगी। ठीक है ना, लंबाई में परिवर्तन 20% है, चौड़ाई में परिवर्तन -10%, यानी कि 10% चौड़ाई कम की गई है, तो ऋण चिन्ह के साथ आएगी। ठीक है ना, प्लस 20 गुणित ऋण का 10/100। ठीक है ना, चलिए अब इसमें क्या होगा, 20 में से 10 गया, 10 बचा, और इधर क्या होगा, 20 और 10 का गुणा करेंगे 200 आएगा, लेकिन ऋण का आएगा, और 200 100 से कटेगा तो 2 बचा ऋण का। ठीक है ना, 10 में से 2 गया 8, यानी कि 8%। और पॉजिटिव आया, नेगेटिव तो नहीं आया ना, क्योंकि यहां ऑप्शन में नेगेटिव भी दिया है और पॉजिटिव भी दिया है, तो यहां पर धन का 8% जो है आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी दोस्तों, दो घनों के आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है, उनकी भुजाओं का अनुपात। द वेरी इजी क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। घन का जो आयतन होता है उसका भुजाओं से सीधा सीधा एक रिलेशन होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। है तो ये मौखिक हो जाना है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है? देखो, कोई भी घन है तो घन कैसा है? त्रिविमीय आकृति है। और घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या है? घन के आयतन का, घन के आयतन का सूत्र है भुजा की घात 3, ठीक है ना। घन क्या होता है? घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो भुजा की घात 3 कर दीजिए, आप उसका आयतन निकल आता है। यानी कि आयतन और भुजा का अगर हम संबंध देखें तो क्या होता है? भुजा का घन आयतन होता है। और अगर आपको आयतन का अनुपात दे रखा है 8:15, ठीक है ना, तो अब यहां पर ये समझिए, ये आपको 8 और 15 जो है वो ये घन संख्या है, यानी कि आप इनका घनमूल निकाल लीजिए, आप इनका क्यूब रूट निकालिए, सीधा सीधा आपको भुजाओं का अनुपात निकल आएगा। यानी कि अगर यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या रिलेशन बनता है? भुजा बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ आयतन। यानी कि भुजाओं का अनुपात आयतन के घनमूल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। या आयतन का अनुपात जो है वो भुजाओं के घन के बराबर होता है। ये दो रिलेशन आपको वाइस वर्सा काम आ जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न के लिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको 8 और 15 का सीधा घन मूल लेना है, घनमूल। तो 8 का घनमूल 2 होता है और 15, यहां पर प्रश्न में थोड़ी सी गलती है। हाँ जी, प्रश्न में गलती ये है यहां पर कि ये जो आपको दे रखा है 8:15, ये 15 के बजाय 125 होना चाहिए था, ठीक है ना। 125 ही एक घन संख्या है। आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाए 8:15 तो वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जैसा हमने रिलेशन समझा उसके अनुसार ये घन संख्या ही होनी चाहिए। तो 8 का घनमूल 2 हो गया, 125 का घनमूल 5 होगा, तो करेक्ट आंसर यहां पर 2:5 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी तो आप उसको ऐसे मान के चलिए कि ये 125 है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सही है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक आदमी दो घोड़े 3,910 रुपए प्रति घोड़े की कीमत पर बेचता है, ठीक है ना, दो घोड़े हैं, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 3,910 रुपए है, इतने में वो बेच रहा है दोनों को अलग अलग 3,910। एक घोड़े पर 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। यानी कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो अलग अलग रहा होगा, तभी तो समान मूल्य पर बेचने पर एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रही है, ठीक है ना। आपको कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होती है उसे, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे? चलिए, आपको समय दिया जाता है, आप एक बार प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए, अब इस प्रश्न को हम कर ही देते हैं। क्या है कि देखिए, हमने जो पिछले एक दो सवाल पहले आपको फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, आप इससे करके देखें तो पहले आपको प्रतिशत में लाभ या हानि निकल आएगी। 15% का लाभ होता है एक पर और दूसरे पर 15% की हानि, तो हानि को ऋण चिन्ह के साथ लीजिए, ठीक है ना। तो 15 गुणित ऋण 15/100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। 15 गुणा 15 225 और 100 का भाग लगेगा तो 2.25 माइनस के साथ, यानी कि 2.2% की क्या हुई है? हानि हुई है। माइनस चिन्ह क्या बताता है? हानि बताता है। और प्लस में अगर पॉजिटिव आता तो वो लाभ होता। यानी कि पूरे सौदे पर उसको 2.25 की हानि हुई है, ठीक है ना। लेकिन उसने पूरा सौदा किया कितने में, बेचा कितने में टोटल? तो एक उसने बेचा 3,910 में, दूसरा भी 3,910 में, तो मिलाकर उसका कितना हो गया? 7,810 रुपए, 820 रुपए, सॉरी, ठीक है ना। 7,820 रुपए में वो टोटल उसने विक्रय किया दोनों घोड़ों का, और लेकिन दोनों पर मिला के उसको इतने की हानि हुई। तो अगर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा, बहुत शानदार तरीका है हमारे पास। 7,820 रुपए ये कुल विक्रय मूल्य हो गया, और चूंकि उसको हानि हुई है 2.25 की, तो क्रय को हम हमेशा 100% मानते हैं। तो
अगर 2.25 की हानि हुई है तो उसने कितने परसेंट में बेचा है? 100 में से 2.25 को घटा दीजिए, यानी कि उसने बेचा है 97.75% में उसने उसको सेल किया है, ठीक है ना। तो कुल विक्रय मूल्य बटे विक्रय प्रतिशत आप लिखेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाती है ऐसे करके। और आपको हानि निकालनी है कुल, चूंकि हानि हुई है तो हानि निकालेंगे। हानि कितने प्रतिशत की हुई है? 2.25 की, तो वो वैल्यू लिख दीजिए ऊपर, क्योंकि जब उसका गुणा होगा 1% की वैल्यू में तो 2.25% की जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप कीजिए, सवाल आपके लिए बहुत आसान बन जाते हैं। अब देखिए दशमलव से दशमलव यहां हम काट देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 25 से इसको काट सकते हैं, तो 25 थी 75, बचेगा 22, यानी कि 227 हो जाएगा। और 227 में हम भाग देंगे तो 25 नंबर 225, 2 बचेगा 25, तो 25 से ये कटेगा और दशमलव ये यहां पर कटी गई थी, तो 25 से इसको काटेगा, 25 नंबर 225। अब 391 से 782 ये दो बार कट जाएगा, ठीक है ना। ये 20 बचा और 20 और 9 का गुणा हो जाएगा 180 रुपए। तो 180 रुपए की क्या होगी? हानि। ये तो हमको पहले ही मालूम पड़ गया था हानि का, तो कुल 180 रुपए की उसको हानि होगी। तो बहुत ही इजी तरीका है, इससे इजी तरीका कुछ और इसका हो नहीं सकता। हमने इसको कंसेप्चुअली भी समझा है और इसके शॉर्ट ट्रिक भी इसी में इंक्लूडेड है, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को भाग किया जाता है, भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है? चलिए आपको ये प्रश्न 15 सेकंड दिया जा रहा है, आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो मैं आपको हिंट दे देता हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है ना। भाज्य क्या होता है? भाज्य डिविडेंड होता है, भागफल यानी कि आप जानते हैं क्वोशिएंट, शेषफल रिमाइंडर, और भाजक का मतलब यहां पर होता है क्या? डिवाइजर, है ना, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है। चलिए टाइम हो गया तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा संबंध दिया है कि शेष आपको 12 दिया गया है, तो शेष की जगह, शेषफल की जगह 12 रख दीजिए। अब वो क्या करे? भाजक भागफल का 8 गुना, तो पहले तो भागफल मालूम हो, नहीं मालूम, लेकिन वही भाजक शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल तो अपने पास 12 है ना, तो 12 का 4 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, क्या आ गया? भाजक। और ये जो भाजक है 48, वो भागफल का 8 गुना है, यानी कि भागफल जो है इसका 8 गुना कम होगा, तो 8 का भाग दे दीजिए इसमें, तो 8 का भाग देंगे 8 छक 48। अब आप वापस से चेक कीजिए कि भाजक भागफल का 8 गुना, तो भाजक 48 भागफल 6 का 8 गुना है क्या? है, सही है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 6 8 48 का 8, हासिल 4 गया अपना, 6 चौक 24 और 4 28, 288 प्लस इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं और इजी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति 100 पेन 10% की छूट पर 600 रुपए में खरीदता है। इस व्यक्ति द्वारा नेट मूल्य का, नेट का मतलब यहां पर अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य का 15% विक्रय संबंधी खर्च होता है। यानी कि विक्रय संबंधी खर्च क्या हो सकता है? खरीदने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन लग गया, मान के चलिए दुकान तक लाने में या कहीं घर तक लाने में, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया, वो उसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके कुल क्रय मूल्य हम उसको मानेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अभी 15 सेकंड का मैं टाइम आपको दे रहा हूं, बाकी आपको टाइम अगर और चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, तसल्ली से उसको सॉल्व कीजिए, फिर आप उसको आगे प्ले कीजिए। हाँ जी, चलिए दोस्तों देखिए टाइम हो गया है। अब कैसे करना है इसको समझिएगा। 100 पेन है और 100 पेन ही उसने खरीदे और 100 पेन का ही वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको पेन की संख्या चेंज नहीं करनी है, 100 पर ही कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहले 100 पेन उसने
₹600 में खरीदे, ये क्लियर है। लेकिन 10% छूट के साथ। किस पर छूट, किस पर मिलती है हमेशा? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, नेट मूल्य पर, ठीक है ना। अब नेट मूल्य का 15% विक्रय पर, विक्रय संबंधी खर्च हो गया, तो नेट मूल्य मालूम होना चाहिए तभी उसका 15% निकाल पाएंगे। यानी कि नेट मूल्य, अंकित मूल्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 600 जो है वो 10% छूट के साथ है, यानी कि 90% है। तो जो ये जो वैल्यू होती है वो जितना परसेंट उतना परसेंट रखेंगे नीचे, और जो निकालना होता है वो परसेंट रखेंगे ऊपर। तो अंकित मूल्य को यहां पर हम 100% मानेंगे, तो 10% छूट लगी, तो 90 में खरीदा गया, और अंकित मूल्य निकालना है तो गुणा 100, ठीक है ना। इससे क्या आ गया? अंकित मूल्य आ गया। ये जो है वो पूरा अंकित मूल्य है। अब उस पर खर्च निकालना है 15% का, ठीक है ना। तो इसका 15% आप निकाल लीजिए, आ गया खर्चा। तो 100 से 100 कट जाएगा, 15 छह की 90, और 6 से 600 को काटोगे तो 100 रुपए। तो 100 रुपए उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, यानी कि 600 में तो वो खरीदा, और 100 रुपए उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, खर्च हो गया। वो किसी भी प्रकार का खर्चा हो सकता है, उसकी पैकिंग का या उसके ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन उसको कुल मिला के 700 रुपए में पड़े 100 पेन, ठीक है ना। अब वो 100 पेन उसको बेच रहा है, 25% लाभ चाहिए, यानी कि 700 रुपए पर उसको 25% लाभ के साथ बेचना है। यानी कि क्रय अगर 100%, तो 25 लाभ के साथ विक्रय कितना हो जाएगा? 125%। तो 700 का 125% निकालना है, तो 700 गुणित 125/100 निकल आया, 700 का 125%। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटेंगे, 7 गुणा 125 आप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, गुणा कर लीजिए, कितना आता है? जहां तक मेरा आइडिया है 875 यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव का कोई काम है ही नहीं इस प्रश्न में, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 1.525252, देखिए 52 की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद इधर डॉट डॉट लगाए, यानी कि इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा है, को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसके अंश और हर का योग क्या होगा? चलिए, एक अच्छा और इजी क्वेश्चन है, कीजिए। कठिन लगते हैं इस प्रकार के प्रश्न, लेकिन है बहुत इजी। आपको वर्दी चाहिए, पुलिस कांस्टेबल आपको बनना है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए मजाक होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपको मजाक नहीं लगते हैं इस क्वेश्चन, है ना, तो आज के बाद ये लगने लग जाएंगे। देखिए क्या तरीका है। 1.5252 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी कि 52 पर लगा दीजिए वार, बार बार आ रहे हैं ना, इसलिए बार लगा दिया, सिंपल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिखते कैसे हैं? एक तो दशमलव के आगे है, तो इसको हम लेंगे सही में, ये पूर्ण संख्या है एक। और दशमलव के बाद देखिए, अगर आपके पास केवल 1.52 होता तो आप उसको लिखते एक सही 52/100, ये तरीका होता। लेकिन जब वार लगता है तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर वार लगा होता है, बटे में उतनी ही बार 9 आ जाता है। तो 5 और 2, ये दो संख्याएं, इन दो संख्याओं पर वार लगाए तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा। तो एक सही 52/99 इसको लिख सकते हैं। अब इस सही बटे को अगर हम उचित भिन्न में या अनुचित भिन्न बनेगी, हालांकि इससे तो उसमें बदलेंगे, तो कैसे बदलेगा? 99 गुणित 1 99, और उसमें 52 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 151/99, ये बन गई भिन्न। अब इसके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, उसने वही पूछा उसका योग क्या है, तो 151 और 99 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250, ठीक है, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े आगे। ओके, अगला क्वेश्चन है सिक्के का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। प्रायिकता के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। जब 3 सिक्के ऊपर एक साथ उछाले जाते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उन तीनों का समान मुख ऊपर हो। सिक्के में 2 साइड होती हैं, ठीक है ना, हेड और टेल। अगर उसको उछालेंगे तो एक समान मुख, आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे हेड आए, तीनों बार हेड आए, तो उसकी प्रायिकता पूछिए क्या होगी, कीजिए। केवल 2 साइड होती हैं जब भी प्रायिकता आपको निकालनी हो। हाँ जी, टाइम हो गया है, चलिए देखिए। जब भी आपको प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का बहुत सिंपल फंडा है। हम
क्या लिखती है, नीचे होती है कुल संभावनाएं, कुल पॉसिबिलिटी क्या है, और जबकि ऊपर जो पूछा गया है, ठीक है ना, जो ज्ञात करना है उसकी संभावनाएं, है ना, रिक्वायर्ड, है ना, आवश्यक संभावना, वो क्या हो सकती है। तो अगर कोई सिक्का है उसमें कुल संभावना क्या होती है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो कुल संभावनाएं दो हैं। अब कोई एक ही संभावना चाहिए, हमको समान मुख चाहिए, तो मान के चलो जैसे हेड चाहिए, तो दो में से, हेड और टेल में से हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी बार आ रहा है, एक बार, ठीक है ना। तो दो में से एक ही साइड की हम बात कर रहे हैं, तो हेड क्या एक ही हुई, तो 1/2 एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी होगी। अब ये ऐसी घटनाएं 3 बार हो रही हैं, तो तीनों बार 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब इसको जब 3 बार घटित हुआ है, तो उन तीनों की प्रायिकता एक साथ आपको निकालनी है। इसके लिए हम करेंगे तीनों का मल्टीप्लाई, और ऐसा करने पर आ जाएगा 1/8, है ना। ये इसका रूल है, मल्टीप्लाई करते हैं, यहां ऐड नहीं करते, फिर तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। क्यों होगा ऐड करने पर, आप जब ऐड करोगे ना इसको, तो अगर जोड़ते हो तो 3/2 आ जाता है, और 3/2 का मतलब हो गया एक से बड़ी संख्या, 1.5 हो गया ना, 1.5। तो प्रायिकता कभी भी एक से बड़ी नहीं आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा एक से छोटी होती है। तो करेक्ट आंसर यह हो गया सी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है ना। तो रीजनिंग, जैसा कि पुलिस के लिए रीजनिंग बहुत जरूरी है, मैथ से ज्यादा रीजनिंग जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि दोनों की लगभग बराबर ही क्वेश्चन आती हैं, फिर भी रीजनिंग अक्सर स्टूडेंट कम पढ़ते हैं, तो रीजनिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यहां आपको एक संख्या लिख देता हूं मैं इनकी, मान के चलिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और नीचे की साइड पे लिखा है इधर 4, बीच में लिखा है 12, इधर 6 7 3, ठीक है, सॉरी, नीचे है 5 5, और बीच में दिया 21 21, ठीक है। इधर 4 है, 8 है और 10 है, और इसमें आपसे पूछा गया है। चलिए मुझे लगता है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब देखिए ध्यान से और बताइए। एक पैटर्न है उसमें, तो पहले दो में वो पैटर्न चेक कर लीजिए, तीसरे में उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया टाइम, है ना। फिर से वही बात, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, फिर आगे उसको प्ले करके चेक कीजिए। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या बनना है, इसमें पैटर्न है, देखो कई बार क्या पैटर्न बनते हैं कि हो सकता है 6 5 और 4 तीनों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद किसी संख्या का गुणा या भाग हो रहा हो, या समान संख्या हर बार घट रही हो या जुड़ रही हो, ऐसा भी पैटर्न होता है। और एक पैटर्न ऐसा होता है कि जो बाहर संख्याएं दी हैं उन सबका गुणा हो रहा हो, 5 6 और 4 का गुणा हो रहा हो, और किसी समान संख्या को उसमें भाग लग के ये बीच की संख्या आ रही हो। तो देखो पहले गुणा करके देख लेते हैं, अपने आप मालूम पड़ जाएगा क्या कहानी है। तो 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 आएगा, और बीच में क्या दिए 12, यानी कि अगर इसमें 10 का भाग दे दें तभी 12 आ सकता है, 0 से 0 कट के। तो क्या ये दूसरे में अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो दूसरे में चेक कर लो, 6 7 और 5 इनका गुणा करें, 6 पंजे 30 और 7 का गुणा करेंगे 210, और 210 में हम 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इस प्रकार से आप तीसरे का आंसर बता सकते हैं। 8 चौक 32 और 10 का गुणा करेंगे 320, फिर 10 का भाग देंगे तो वापस से 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 32। चलिए अगला प्रश्न है, श्रेणी है, इसमें आपको बताना है इस पर क्या आएगा। आपका समय स्टार्ट होता है आप। हाँ जी दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका पैटर्न समझिए। 9 15 23 33, ठीक है ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 9 से 15 6 बड़ा, 15 से 23 8 बड़ा, 23 से 33 10 बड़ा, तो 8 6 8 10 दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अगला जाहिर सी बात है 12 बढ़ रहा होगा, और 33 में आप 12 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 45, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोयला खान से संबंधित है तो पानी निम्न में से किससे संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि आपको दो या दो से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही लग रहे होते हैं।
कि कोयला खान से निकलता है तो पानी भैया नदी से भी निकलता है, पानी तालाब से भी निकलता है, पानी कुआं से भी निकलता है, पानी वर्षा से भी आता है। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, टाइम हो गया। तो इसको देखो बिल्कुल सही से समझें आप। अगर पहले पार्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है तो गलती नहीं होगी। कोयला जो है वो खान यानी कि क्या होता है, खदान, उसको खोद कर उसमें से कोयला निकाला जाता है। तो इसमें से ऐसी क्या चीज है जिसको खोद कर बनाया जाता है और फिर उसमें से पानी निकाला जाता है? ठीक है ना। तो खदान को जब हम खोदते हैं तो उसके अंदर कोयला मिल जाता है। यहां खोदने वाली दो चीजें हैं, एक तो तालाब भी है और कुआं भी है। दोनों को खोद कर पानी निकाला जाता है, लेकिन तालाब में अपना पानी नहीं होता, उसमें वर्षा का पानी या इधर उधर का पानी भरता है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुएं में ऐसा होता है जब हम उसको खोदते हैं तो उसमें से पानी निकल आता है। जैसे खदान में से कोयला मिल जाता है वैसे ही कुएं में पानी मिल जाता है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहां पर कुआं रहेगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपको उसका रिलेशन देखना है, तब जाके इसका आंसर आप करेक्ट लगा पाएंगे, वरना गलती होने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एकदम इजी है। 17 दिसंबर 1982 को अगर शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए बताइए। हाँ जी, कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते होंगे ना आपको। चलिए नहीं आते हैं तो अभी बता देते हैं इसकी क्या ट्रिक है। उसमें 2 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर में। तो आज के बाद आप इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। क्या तरीका हो सकता है इसका? देखिए, एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? पहले तो ये मालूम होना चाहिए 365 दिन होते हैं। तो सप्ताह कितने होते हैं? आप 7 का भाग लगा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे आप तो 7 पंजे 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह होते हैं, है ना। अब बचा कितना? 7 का भाग लगाए तो 1 बचा, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। यानी कि सप्ताह का मतलब दिन रिपीट हो रहे हैं, संडे से चालू किया वापस संडे पर आ गए, तो 1 दिन उसमें एक्स्ट्रा रहा 1 साल में। और अगर वो लीप ईयर है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो अगर 365 के बजाय 366 हो गए तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, है कि नहीं। तो लीप वर्ष का कैसे मालूम पड़ता है? अगर संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। तो यहां देखो, जैसे 84 है, 84 में 4 का भाग जा रहा है ना, आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 का नियम क्या है? आखिरी के 2 अंकों में भाग दो। 84 में 4 का भाग जा रहा है तो 1984 में भी जा रहा होगा, यानी कि 1984 लीप ईयर हो गई, उसमें 366 दिन होंगे। तो देखिए 17 दिसंबर 1982 से अगर आप देखें कहां तक, वापस 17 दिसंबर या 16 दिसंबर, है ना, 1 साल की बात हो रही है, तो 16 दिसंबर तक ले लो। चलो 16 दिसंबर 1983 तक 1 साल हो गया पूरा कंप्लीट। तो 1 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए? आपको केवल अतिरिक्त दिन कैलकुलेट करनी, 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है ना। फिर वापस 17 दिसंबर 1983 से अगली साल की बात हो रही है, कहां तक? 16 दिसंबर। ठीक है ना। वैसे तो 17 से 17 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन तो कैलकुलेट हो चुका है। 17 दिसंबर का तो कैलकुलेट हो चुका है कि उस दिन तो शनिवार था। ठीक है ना। तो असल में हम यहां 18 से चेक करेंगे। ठीक है ना। तो 18 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 1 दिन, फिर उसके बाद 18 दिसंबर से 17 दिसंबर 1984 तक एक एक्स्ट्रा दिन, 2 हो गए। और फिर यहां हम देखें इसके बाद 17 दिसंबर 1984 हो गया, और यहां कितने का पूछ रहा है? वो 22 दिसंबर का। तो इसके बाद 17 के बाद कितना बचा? 18, 19, 20, 21 और 22, 5 दिन हुए। तो 5, 2, 7 और 1, 8, टोटल 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब 8 में अगर आप 7 का भाग लगाओ तो एक बार पूरा पूरा चला जाता है, शेष कितना बचता है? 1 दिन अतिरिक्त बचता है। तो आपको केवल 1 दिन आगे कैलकुलेट करना है उसके। 17 दिसंबर को शनिवार था तो शनिवार से 1 दिन आगे बढ़ जाइए, रविवार। ठीक है ना। चलिए कभी इस प्रकार के और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं आया तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहां पर कंप्लीट होती है। तो 8 PM हमारी क्लास का टाइम है। एग्जाम ढाबा यूट्यूब चैनल पर आप
8 PM मंडे टू सैटरडे आप रोज ये क्लास देखिए। आपकी एमपी पुलिस का जो सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा। मैथ्स प्लस रीजनिंग यहाँ पर दोनों पढ़ाई जा रही हैं, जो कि कहीं नहीं पढ़ाई जाती, केवल मैथ में पढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दो, लाइक जरूर करो, ठीक है ना। हाँ, और अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर लेना, ठीक है ना, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।